ओके सो आज की क्लास में हम पेरिस कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन लेने के लिए हमें दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला रूट होता है, हम पेरिस कन्वेंशन रूट के थ्रू जा सकते हैं फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन, और दूसरा रूट होता है पीसीटी रूट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पेरिस कन्वेंशन रूट के थ्रू इंटरनेशनल पेटेंट को कैसे अप्लाई करना है ये सीखेंगे। पेरिस कन्वेंशन की पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि पेरिस कन्वेंशन की स्टार्ट कहाँ से हुई, क्यों हुई, और क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं। ठीक है, प्लस हम ये भी देखेंगे कि इंडियन पेटेंट एक्ट में पेरिस कन्वेंशन रूट किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, कौन से सेक्शंस हैं, और क्या क्या क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे गए हैं। सारा कुछ हम कवर करेंगे आज की क्लास में थ्रू पेरिस कन्वेंशन रूट इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन। तो इसकी शुरुआत होती है, पहले क्या होता था कि जो पेटेंट्स होते थे वो सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीज तक ही लिमिटेड होते थे। कोई भी इंटरनेशनल ऐसा लीगल तरीका नहीं था टू प्रोटेक्ट इन्वेंशंस अब्रॉड। ठीक है, जैसे ही कोई इन्वेंशन किसी एग्जीबिशन में शोकेस होता था तो वहां पे एक रिस्क रहता था कि वो इन्वेंशन फ्रीली कॉपी किया जा सकता है। इन्वेंटर्स अपनी राइट्स को लूज कर देते थे जब सामने वाले कंट्री का बंदा उनके पेटेंट को कॉपी करके और अपनी कंट्री में फाइल कर लेता था। इस वजह से ग्लोबल इनोवेशन शेयरिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की थी, और ये बहुत ही अनफेयर था फॉर इन्वेंटर्स। तो 1873 में एक वियना एग्जीबिशन हुआ था जो कि इस इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा, और जहां से पेरिस कन्वेंशन की शुरुआत हुई, जहां से पेरिस कन्वेंशन का आइडिया बाहर आया। ठीक है, तो वियना एग्जीबिशन में, वियना वर्ल्ड फेयर 1873 में था, तो वहां पे जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने अपने इन्वेंशंस को डिस्प्ले करने से रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको डर था कि कोई उनके इन्वेंशन को कॉपी कर लेगा और उनकी सालों की मेहनत को चुरा लेगा और अपने कंट्री में फाइल कर लेगा। ठीक है, जिससे कि वो अपनी राइट्स को लूज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं था। तो इस इंसिडेंट की वजह से एक इंटरनेशनल पेटेंट ट्रीटी की जरूरत पड़ी, और जहां से जन्म हुआ पेरिस कन्वेंशन का। ठीक है, तो पेरिस कन्वेंशन साइन किया गया था 1883 में। ठीक है, ये एक फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी थी फॉर प्रोटेक्टिंग इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, और यू कैन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल कॉपरेशन साइन किए गए थे फॉर पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड डिजाइन। ठीक है, दिस वाज साइंड इन पेरिस इन 1883 बाय मल्टीपल कंट्रीज, और आज की डेट में पेरिस कन्वेंशन के अंदर 181 कंट्रीज हैं। तो पेरिस कन्वेंशन की वजह से तीन तरीके के की प्रिंसिपल्स बाहर आए जिनकी शुरुआत पेरिस कन्वेंशन से हुई, जिनमें पहला था नेशनल ट्रीटमेंट, दूसरा था राइट ऑफ प्रायोरिटी, और तीसरा था इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, और ये पेरिस कन्वेंशन मॉडर्न आईपी सिस्टम का फाउंडेशन भी माना जाता है। इस पेरिस कन्वेंशन के जो भी रूल्स हैं, जो भी नुएंसेस हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, वो आप वाइपो की वेबसाइट पे भी देख सकते हो। इन डिटेल में सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं पेरिस कन्वेंशन के। और ये जो पेरिस कन्वेंशन था ये इम्प्लीमेंट हुआ है इंडियन पेटेंट एक्ट में थ्रू सेक्शंस 133 टू सेक्शंस 139, जिसमें बीच में कुछ पीसीटी से रिलेटेड भी हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हम पीसीटी पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ पेरिस कन्वेंशन को इन डिटेल विद एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, तो तीन कोर प्रिंसिपल्स हैं पेरिस कन्वेंशन के। पहला कोर प्रिंसिपल है नेशनल ट्रीटमेंट। तो नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इन्वेंशन फाइल किया गया है तो उस इन्वेंशन के लिए आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे। इक्वल राइट्स मिलने का मतलब ये है कि सपोज आप एक यूएस के इन्वेंटर हो और इंडिया में आके आप फाइल करते हो, तो जो राइट्स एक इंडियन इन्वेंटर को मिलेंगे वही सारे एग्जामिनेशन, पब्लिकेशन से रिलेटेड सारे राइट्स यूएस इन्वेंटर को भी मिलेंगे। सेम गोज फॉर अगर कोई इंडियन बंदा यूएस में जाके अप्लाई करता है, देन ऑल्सो ही विल गेट द सेम ट्रीटमेंट। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल था राइट ऑफ प्रायोरिटी। तो राइट ऑफ प्रायोरिटी आप पहले भी जानते हैं कि प्रायोरिटी डेट और फाइलिंग डेट क्या होती है। तो राइट ऑफ प्रायोरिटी का मतलब ये था कि अगर आपने आज
कोई भी पेटेंट फाइल किया, सपोज आपने 1 जनवरी 2025 को कोई भी पेटेंट फाइल किया यूएस के अंदर, तो आप 12 महीने के अंदर जो भी पेरिस मेंबर कंट्रीज हैं, जो पेरिस कन्वेंशन को जिन्होंने साइन किया है, उन मेंबर कंट्रीज में आप जाके 12 मंथ्स तक अपना पेटेंट फाइल कर सकते हो और आपकी प्रायोरिटी डेट वही रहेगी, आपकी प्रायोरिटी डेट सिक्योर्ड रहेगी। ठीक है, मींस प्रायोरिटी डेट सिक्योर्ड होने का मतलब क्या है कि आपकी जो नोवेल्टी है वो उसी प्रायोरिटी डेट से जज की जाएगी। अगर आपके बाद किसी और ने अप्लाई किया तो उसको चांस नहीं मिलेगा, आपको चांस मिलेगा फॉर पेटेंट ग्रांट। इट मींस कि आपकी राइट टू प्रायोरिटी फिक्स रहती है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन ऑल द पेरिस मेंबर कंट्रीज। अगर आप पहले कहीं पे भी फाइल कर लें तो आप बचे हुए जितने भी पेरिस मेंबर कंट्रीज हैं आप 12 मंथ्स के अंदर अंदर वहां पे फाइल कर सकते हैं और आपकी प्रायोरिटी डेट वही मानी जाएगी जो आपकी पहली एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट थी। इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट्स, ये तो बहुत ही आसान सी बात है कि भले ही आप 12 मंथ्स के अंदर बाकी मेंबर कंट्रीज में फाइल तो कर सकते हैं, बट पेटेंट ग्रांट होगा या नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ईच कंट्री का अपना डिसीजन होता है कि वो कोई पेटेंट ग्रांट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सो जापान कैन रिजेक्ट इट बट इट्स इंडिया और यूएस कैन स्टिल ग्रांट इट अकॉर्डिंग टू देयर लॉज। ठीक है, तो इंडिया एंड द पेरिस कन्वेंशन, तो इंडिया जो है वो पेरिस कन्वेंशन का पार्ट बना था 1998 में। आज की डेट में एज ऑफ अगस्त 2025 पेरिस कन्वेंशन के अंदर टोटल 181 मेंबर कंट्रीज हैं और इंडियन इन्वेंटर्स जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी किसी भी अदर पेरिस मेंबर कंट्रीज में। ठीक है, तो प्रोसीजर अंडर द पेरिस कन्वेंशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी बेसिक एप्लीकेशन फाइल करनी है। बेसिक एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन होती है? जो आप फर्स्ट एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो बेसिक एप्लीकेशन होती है, फर्स्ट फाइलिंग। सपोज आपने इंडिया में फाइल किया 1 जनवरी 2025 को, तो ये हो गई आपकी बेसिक एप्लीकेशन। बेसिक एप्लीकेशन आप प्रोविजनल भी फाइल कर सकते हैं, कंप्लीट भी फाइल कर सकते हैं, या आप अपनी होम कंट्री में या फिर किसी भी पेरिस मेंबर कंट्री में जो आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन होगी इसी को बेसिक एप्लीकेशन बोला जाएगा और यही एप्लीकेशन आपकी प्रायोरिटी डेट को सिक्योर करती है। ठीक है, सेकंड क्या है, 12 मंथ प्रायोरिटी पीरियड स्टार्ट। सो स्टेप 2 में क्या है कि जिस भी दिन आप अपनी बेसिक फाइलिंग करते हैं, फर्स्ट फाइलिंग करते हैं, उसी दिन से आपका 12 मंथ्स का पीरियड स्टार्ट हो जाता है और इसी को राइट ऑफ प्रायोरिटी कहा जाता है। ठीक है, स्टेप 3 में क्या है, फाइल कन्वेंशन एप्लीकेशन इन अदर कंट्रीज। तो इसी 12 मंथ्स के पीरियड के अंदर आप सेपरेट एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं 10 कंट्रीज में, 20 कंट्रीज में, 50 कंट्रीज में, कितनी भी कंट्रीज में आप इन्वेंशन को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ईच ऑफ दिस फाइलिंग इज कॉल्ड अ कन्वेंशन एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन जो आप सबसे पहली बार फाइल करते हैं उसको बेसिक एप्लीकेशन बोला जाता है। फिर बची हुई जितनी भी कंट्रीज में आपको फाइल करना है इंटरनेशनली उसको कन्वेंशन एप्लीकेशन बोला जाता है। तो जब भी आप कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो अपनी प्रायोरिटी डेट लिखते हैं, डेट लिखते हैं और कंट्री लिखते हैं कि आपने कहाँ पे प्रायोरिटी एप्लीकेशन फाइल की थी। ओके, और जब आप दूसरी कंट्री में जाके फाइल करेंगे कन्वेंशन एप्लीकेशन तो आपको हमेशा एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही देनी पड़ेगी, आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते और आपको उस कंट्री की फीस देनी पड़ेगी। ओके, स्टेप 4 क्या है, प्रायोरिटी क्लेम। ठीक है, तो ये फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं, वही सेम बात है कि अगर किसी भी कन्वेंशन कंट्री की हम बात करें तो जो भी आप कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको कंट्री का नाम, डेट ऑफ फाइलिंग और एप्लीकेशन नंबर लिखना पड़ेगा अपने प्रायोरिटी एप्लीकेशन का। ठीक है, और एक कॉपी भी देनी पड़ेगी अपनी बेसिक एप्लीकेशन की अगर पेटेंट ऑफिस मांग रहा है। ठीक है, ईच एप्लीकेशन प्रोसीड्स इंडिपेंडेंटली, इसको इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट प्रिंसिपल कहते हैं कि हर कंट्री अपने हिसाब से अपने लॉस के अकॉर्डिंग आपको पेटेंट रिफ्यूज़ या ग्रांट करती है। ठीक है, प्रायोरिटी का इफेक्ट क्या होता है कि ये जो 12 महीने का पीरियड है जिसमें आप अपनी प्रायोरिटी डेट को सिक्योर करते हैं, इवन इफ़ योर इन्वेंशन इज पब्लिश्ड, अगर आपकी इन्वेंशन पब्लिश हो जाए, सोल्ड हो जाए या डिस्क्लोज हो जाए इस बीच में, तो आपकी जो लेटर बाद वाली जो कन्वेंशन एप्लीकेशन है वो स्टिल प्रोटेक्टेड रहती है क्योंकि आपने पहले ही प्रायोरिटी डेट ले रखी है। ठीक है, व्हाट इफ़ यू मिस द 12 मंथ्स पीरियड, तो अगर आप 12 मंथ की डेडलाइन को मिस कर देते हैं, मान लीजिए कि आपने 1 जनवरी 2025 को इंडिया में फाइल किया और आपको यूएसए में भी फाइल करना था पेरिस कन्वेंशन रूट के थ्रू,
तो आप अगर इस 12 महीने की डेडलाइन को मिस कर देते हैं, सपोज करिए आप 1 जनवरी 2025 को इंडिया में फाइल किए थे, तो जब फरवरी में जाके आप इंडिया में फाइल करेंगे, सॉरी इन यूएस अगर आप फाइल करते हैं फरवरी में, ऑन सपोज आप 1 फरवरी 2026 को यूएस में फाइल कर रहे हैं, तो अब आपको इंडिया की जो प्रायोरिटी डेट है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आपकी जो नई प्रायोरिटी डेट यूएस की होगी वो 1 फरवरी 2026 ही होगी, और अब अपनी प्रायोरिटी को खो देंगे। इस ड्यूरेशन के बीच में अगर किसी और ने एप्लीकेशन सिमिलर फाइल कर दी तो दे विल गेट द ग्रांट। ओके, तो ये डिफरेंस है बेसिक एप्लीकेशन और कन्वेंशन एप्लीकेशन के बीच में। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, डेफिनेशन है। बेसिक एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन होती है, कन्वेंशन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जो उस कंट्री में जाके आप फाइल करते हैं। फाइलिंग कंट्री में आप कोई भी हो सकता है, बेसिक एप्लीकेशन में भी कोई भी कंट्री हो सकती है जो कि पेरिस मेंबर कंट्री का पार्ट है, और कन्वेंशन में उसके अलावा कोई भी कंट्री हो सकती है जो कि बेसिक में थी। टाइम लिमिट 12 मंथ्स क्लॉक स्टार्ट करती है बेसिक एप्लीकेशन, और कन्वेंशन एप्लीकेशन आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर फाइल करनी होती है। बेसिक एप्लीकेशन प्रोविजनल भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है, बट कन्वेंशन एप्लीकेशन हमेशा एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही होगी। ठीक है, प्रायोरिटी डेट क्या होगी बेसिक एप्लीकेशन के केस में? जिस भी दिन आपने बेसिक एप्लीकेशन फाइल की है। और कन्वेंशन एप्लीकेशन के केस में प्रायोरिटी डेट क्या होगी? वही सेम प्रायोरिटी डेट होगी जो आपकी बेसिक एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट थी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट टॉक्स अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द पेरिस कन्वेंशन। तो प्रायोरिटी डेट तो अभी आपको समझ में आ गया कि इट इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइलिंग ऑफ बेसिक एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा क्या है? टर्म ऑफ पेटेंट इन कन्वेंशन कंट्री। तो टर्म ऑफ पेटेंट इन कन्वेंशन कंट्री क्या होगा? मींस जब भी आप कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो जो आपका 20 साल का टर्म है वो कब से काउंट होगा, हमें ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सपोज करिए अर्जुन एक बंदा है जिसने बेसिक एप्लीकेशन फाइल की है फ्रांस के अंदर 1 जनवरी 2025 को, और उसने कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल की इंडिया में 1 दिसंबर 2025 को। तो जो पेटेंट टर्म इंडिया में होगा वो 1 दिसंबर 2025 से लेके 1 दिसंबर 2045 यानी कि 20 इयर्स का टर्म होगा। मींस ये टर्म उस दिन से काउंट होता है कन्वेंशन एप्लीकेशन में जब आप एक्चुअल में कन्वेंशन एप्लीकेशन उस कंट्री में फाइल करते हैं। मींस बेसिक एप्लीकेशन से आपका टर्म काउंट नहीं होगा। ठीक है, भले ही फ्रांस के लिए आपका जो टर्म है वो 1 जनवरी 2025 से काउंट हो, बट इंडिया के लिए आपका टर्म काउंट होगा 1 दिसंबर 2025 से। ठीक है, प्रायोरिटी डेट दोनों केसेस में वही रहेगी, और इंडिया के केस में डेट ऑफ पेटेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो डेट ऑफ पेटेंट जो होगी वो भी वही होगी जिस दिन आप एक्चुअल में इंडिया में फाइल करेंगे। सो डेट ऑफ पेटेंट विल ऑल्सो बी सेम, दैट इज 1 दिसंबर 2025। okay, so let's move forward. So let's do some questions. So these are sample questions which you can do. Okay, just take a screenshot of this and you can comment the answer in the chat box. So एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन है, मिस्टर कबीर फाइल्ड हिज बेसिक एप्लीकेशन इन इटली ऑन 10th फरवरी 2024 एंड लेटर फाइल्ड अ कन्वेंशन एप्लीकेशन इन इंडिया ऑन 5th जनवरी 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी डेट तो सेम रहेगी जो पहली बेसिक एप्लीकेशन की डेट थी, बट पेटेंट टर्म इंडिया में क्या होगा? पेटेंट टर्म इंडिया में होगा, काउंट होगा फ्रॉम 5 जनवरी 2025 जब इंडिया में आके एक्चुअल में फाइल किया गया है। ठीक है, मिसेस लीना फाइल्ड हर फर्स्ट एप्लीकेशन इन जर्मनी on 15th March 2023 to claim convention priority in India. She must file her Indian application on or before. तो उनको कब तक फाइल करनी होगी? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिसेस लीना ने अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन यानी कि बेसिक एप्लीकेशन जर्मनी में फाइल की है ऑन 15th जनवरी 2023। तो कन्वेंशन प्रायोरिटी क्लेम करने के लिए इंडिया में वो कब तक फाइल कर सकती हैं? तो वो फाइल कर सकती हैं विद इन 12 मंथ्स यानी कि 15th मार्च 2024। अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट फॉर अ कन्वेंशन एप्लीकेशन द डेट ऑफ पेटेंट शैल बी द डेट ऑफ पेटेंट, आंसर इज सी, द डेट ऑन विच द कन्वेंशन एप्लीकेशन वाज फाइल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 133 से लेके सेक्शन नंबर 139 के बीच में कन्वेंशन कंट्री या फिर पेरिस कन्वेंशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की हम कोशिश करेंगे। ओके, सो इट टॉक्स अबाउट सेक्शन 133 कन्वेंशन कंट्री। इट मींस अ कन्वेंशन कंट्री क्या है? तो कन्वेंशन कंट्री की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 के अंदर भी आती है। जब आप पेटेंट एक्ट ओपन करेंगे तो जो डेफिनेशन का क्लॉज है उसमें सेक्शन 2 में आपको
कन्वेंशन कंट्री की डेफिनेशन मिलती है इन सेक्शन 2(1)(d). ओके, सो कन्वेंशन कंट्री क्या है? कन्वेंशन कंट्री कैन बी अ कंट्री और अ ग्रुप ऑफ कंट्री लाइक द यूरोपियन यूनियन और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द EPO और ARIPO। ठीक है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल, रीजनल और बायलेटरल पेटेंट ट्रीटी, यानी कि उन्होंने कोई पेरिस कन्वेंशन या PCT की तरह कोई भी ट्रीटी को के पार्ट हों वो कंट्रीज या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज और जिनका मेंबर इंडिया भी है, तो ऐसी कंट्रीज को कन्वेंशन कंट्रीज कहते हैं। मींस इन इस डेफिनेशन का समरी ये है कि कोई भी ऐसी कंट्री जो कि किसी ट्रीटी का पार्ट है, किसी बायलेटरल या फिर रीजनल या फिर इंटरनेशनल ट्रीटी का पार्ट है, जिसका पार्ट इंडिया भी है। जैसे पेरिस कन्वेंशन है, तो पेरिस कन्वेंशन के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उसका पार्ट इंडिया भी है। ठीक है, तो ऐसी कंट्री को कन्वेंशन कंट्री बोला जाएगा। और ऐसी जो कन्वेंशन कंट्री है, इट प्रोवाइड्स इंडियन इन्वेंटर्स द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस फॉर पेटेंट्स एज इट गिव्स टू इट्स ओन सिटीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल ट्रीटमेंट की बात हो रही है कि जो राइट्स वो अपने इन्वेंटर्स को देंगे वही वो इंडियंस को भी देंगे। ओके, so let's move forward. Section 134 talks about notification as to countries not providing reciprocity. ठीक है, तो this is very simple. अगर कोई भी ऐसी कंट्री जो कि इंडियन इन्वेंटर्स को इक्वल पेटेंट राइट्स नहीं प्रोवाइड कर रही, जो वो अपने इन्वेंटर्स को प्रोवाइड कर रही है, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी जिसमें उन कंट्रीज को वो नॉन रेसिप्रोकल घोषित कर देंगे और ऐसी कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं वो इंडिया में पेटेंट के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते और कोई पेटेंट ओन भी नहीं कर सकते, वो रजिस्टर्ड असाइनी भी नहीं हो सकते, ना ही वो लाइसेंसी हो सकते हैं किसी भी पेटेंट के। ठीक है, तो अगर कोई सामने वाला देश हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, देन वी विल ऑल्सो नॉट डू equal treatment with them. So this is called reciprocal requirement. Okay, now coming on to section number 135. So section number 135 basically talks about convention applications. ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि यहां से हम डेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ अ पर्सन हैज ऑलरेडी फाइल्ड अ पेटेंट एप्लीकेशन फॉर एन इन्वेंशन इन अ कन्वेंशन कंट्री दैट इज अनदर पेरिस कन्वेंशन मेंबर एंड देन फाइल्स अ पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया फॉर द सेम इन्वेंशन विद इन 12 months ऑफ फर्स्ट फाइलिंग, देन द प्रायोरिटी डेट ऑफ फॉर द इंडियन एप्लीकेशन विल बी द डेट ऑफ द फर्स्ट फॉरेन फाइलिंग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए कि आपने जापान में 1 जनवरी को एक बेसिक एप्लीकेशन फाइल की है और इंडिया में 1 दिसंबर 2025 को कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल की है, तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप 12 महीने के अंदर अंदर किसी भी पेरिस मेंबर कंट्री में फाइल करने के बाद इंडिया में फाइल कर सकते हैं और आपकी जो प्रायोरिटी डेट है इंडिया के लिए वो वही रहेगी जो आपकी बेसिक एप्लीकेशन की डेट थी। ओके, सो योर प्रायोरिटी डेट इन इंडिया विल बी 1 जनवरी 2025। फिर एक्सप्लेनेशन क्लॉज में क्या बताया गया है कि अगर एप्लीकेशंस आर मेड इन यू कैन से in 2 or more convention countries for the same invention, then the 12-month period shall be counted from the earliest filing. अब मान लीजिए आपने सबसे पहले फ्रांस में फाइल किया 1 जनवरी 2025 को, फिर जापान में फाइल किया 10 फरवरी 2025 को, और अब आप इंडिया में फाइल कर रहे हो, मतलब आप पहले 2 जगह फाइल कर चुके हो, देन यू आर कमिंग टू इंडिया। ओके, सो इंडिया के लिए जो 12 महीने का पीरियड है जिसके अंदर आप फाइल कर सकते थे वो काउंट होगा आपकी अर्लीस्ट डेट से। ठीक है, मीन्स फ्रॉम the date in which you filed in France, that is 1st January 2025. Okay, so now let's see some questions on this concept. So the question says Miss Ritu filed her first patent application in Japan on 1st March 2024. Then she filed a convention application in India for the same invention on 20th February 2025. Which of the following statement is correct? So what will be the right answer? Tell me. सो बेसिकली रितु जी ने अपनी फर्स्ट पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की थी जापान में 1 मार्च 2024 को। ठीक है, और कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल की उसी के एप्लीकेशन के लिए 20th फरवरी 2025 को। तो
प्रायोरिटी डेट इन इंडिया क्या होगी? प्रायोरिटी डेट वही होगी जब उन्होंने फर्स्ट एप्लीकेशन फाइल की। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Mr. Arnav filed in the UK on 10th April 2024 and in France on 20th May 2024 for the same invention. Okay. सो वाई वॉट लेटेस्ट डेट मस्ट ही फाइल इस कन्वेंशन। तो यहाँ पे उन्होंने 2 एप्लीकेशन फाइल की हैं, तो इंडिया में फर्स्ट एप्लीकेशन के 12 महीने के अंदर करना है। इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 10th April 2025. ओके। Then the next question, Mr. Anand filed in France on 5 January 2025 and later filed the same invention in Germany on 10th February 2025. He now wants to file a convention application in India. The 12-month period will be counted from first filed in France on 5th January and later filed the same invention in Germany on 10th February. So now he wants to file the 12-month period will be counted from French filing. That is, the answer is A, 5th January 2025. Okay. So now some more important concepts. Section 135 subsection 2. So it says sometimes inventor file multiple patent applications abroad for closely related inventions. ठीक है, तो कभी कभी इन्वेंटर्स क्या करते हैं, क्लोजली रिलेटेड इन्वेंशंस, जो इन्वेंशंस आपस में बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड हैं या फिर एक दूसरे का मॉडिफिकेशन है या मॉडिफाइड वर्जन है या फिर इम्प्रूवमेंट है, तो उनके लिए रिलेटेड पेटेंट्स फाइल कर देते हैं। कहाँ पे? अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, तो जो लॉ है वो अलाउ करता है कि आप एक सिंगल इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं उन सबको कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का एग्जाम्पल क्या है कि इन्वेंटर ने सपोज फाइल किया यूएस में ऑन 1 जनवरी 2025 स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम विद ऑटोमेटिक वाटर कंट्रोल। फिर फ्रांस में फाइल किया उससे रिलेटेड इन्वेंशन, माने कि इसी इरिगेशन सिस्टम में एक मॉइस्चर सेंसर डिवाइस लगी हुई है जिसका पेटेंट उन्होंने फाइल किया 1 मार्च 2025 को। तो ये दोनों रिलेटेड इन्वेंशन है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा 135(2) और 137 सबसेक्शन 1, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि ये रिलेटेड इन्वेंशंस की बात की गई है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि दोनों इन्वेंशंस का इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट अगर एक ही होगा तो अलग क्लॉज है। ये रिलेटेड इन्वेंशंस हैं, अगर इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट अलग अलग भी है तो बाद में जाके आप इनको डिवाइड भी कर सकते हो इंडिया में, अगर कंट्रोलर ऐसा बोलेगा। ठीक है, फॉर यू कैन फाइल डिविजनल एप्लीकेशन ऑल्सो, बट फॉर द कन्वीनियंस पर्पज अभी आप दोनों को कंबाइन करके एक ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो क्योंकि दोनों रिलेटेड इन्वेंशंस हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइलिंग डेट क्या होगी इंडिया में? तो फाइलिंग डेट होगी, आपको फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट फाइलिंग, यानी कि 1 जनवरी 2025। अब ऐसा नहीं है कि आप ये मॉइस्चर सेंसर के लिए अलग कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करो और स्मार्ट इरिगेशन के लिए अलग फाइल करो, क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं और एक ही एप्लीकेंट ने फाइल करी हैं, तो इसलिए आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो जो फाइलिंग डेट होगी फॉर इंडिया दैट विल बी ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2026, यानी कि यूएस वाली एप्लीकेशन से एक साल के अंदर। बट यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, वो बात ये है कि भले ही आप 2 एप्लीकेशंस को कंबाइन करके एक ही इंडियन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो प्रोसीजरल कन्वीनियंस के लिए, बट स्टिल आपको फीस दोनों की भरनी पड़ेगी। ओके, सॉरी, सो आपको फीस दोनों की भरनी पड़ेगी। आपको फीस का एडवांटेज नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रोसीजरल कन्वीनियंस मिलेगी। ठीक है, और हर फाइलिंग के लिए आपको कंट्री मेंशन करनी पड़ेगी, डेट ऑफ ओरिजिनल फाइलिंग भी मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप दोनों को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन फाइल कर दो इंडिया में, बट यू विल हैव टू पे फॉर द बोथ। ओके, सो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मिस्टर सारा फाइल्ड अ पेटेंट इन कनाडा ऑन 15th April 2024 for a voice controlled coffee machine and another in Italy on 10th June 2024 for a smart milk frothing attachment. ओके, सो ये जो स्मार्ट मिल्क फ्रॉथिंग अटैचमेंट है ये इसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, या फिर इम्प्रूव्ड वर्जन है या फिर रिलेटेड इन्वेंशन है। तो अब वो एक सिंगल कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करना चाहती हैं इंडिया में, तो कैन ही डू? यस, शी कैन डू। और कब तक करनी होगी उनको? शी कैन फाइल इन इंडिया बाय 15th April 2025। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हेयर। ओके,
Then Mr. Adil filed related inventions abroad, in Mexico for a smart bike helmet and in Portugal for a detachable visor module. Okay, so यहाँ पे भी ये inventions related हैं. तो he files one combined application in India. How are fees charged? So अभी हमने पढ़ा कि उनको फीस दोनों की देनी पड़ेगी, तो इसमें ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. सेम टोटल फीस एज फाइलिंग टू सेपरेट इंडियन एप्लीकेशंस. Okay. Next question is, Dr. Ria claims convention priority from filings made in Norway on 8th February 2024 and Finland on 25th March 2024 for closely related inventions. What information must she provide in her single Indian convention application? तो इसमें ऑप्शन डी विल बी करेक्ट कि उनको कंट्री और ओरिजिनल फाइलिंग डेट हर फॉरेन एप्लीकेशन की बतानी पड़ेगी. ओके. अब आ जाते हैं हम सेक्शन 136 पे, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्वेंशन एप्लीकेशन. सो दिस इज वेरी सिंपल. जब भी आप इंडिया में एक कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको तीन चीजें इंक्लूड करनी है. सबसे पहले आपको एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इंक्लूड करना है. दूसरा, आपको डिटेल्स इंक्लूड करनी है उस कंट्री की जहां आपने पहले फाइल किया है. ओके, मींस सपोज आपने यूएस में पहले फाइल किया है तो आप मेंशन करेंगे कि आई एम क्लेमिंग माई प्रायोरिटी फ्रॉम यूएस एप्लीकेशन नंबर आप यूएस का देंगे और वहां पे आपने किस डेट को फाइल किया है ये भी बताएंगे. और आप ये भी बताएंगे, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपने इससे पहले कोई सिमिलर इन्वेंशन और किसी कन्वेंशन कंट्री में फाइल नहीं की है. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेटेंट ऑफिस, इंडियन पेटेंट ऑफिस को तो आप ये बता रहे हैं कि आपने 1 जनवरी 2025 को फाइल की इन्वेंशन, लेकिन उससे पहले आप दिसंबर 2024 में कहीं और भी फाइल कर चुके हैं. ठीक है, तो आपको अपनी अर्लीस्ट फाइलिंग के बारे में जरूर बताना है और ये कहना है कि इससे पहले मैंने कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं की, यही मेरी फर्स्ट फाइलिंग है. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. Let's do one question on this. So Mr. Arnav filed his patent in Canada on 10th March 2025. He then files a convention application in India within 12 months. What must he submit with the Indian application? So he has to submit a complete specification. He cannot submit provisional. So option B is correct. Then Miss Tara filed her first patent in Switzerland on 5th April 2024. When she files her convention application in India, what must she include in the Indian documents? So she has to include the country and the date of Swiss filing. Okay, so option B is the correct option. Mr. Ishan filed in Germany on 1st February 2024 and later in Japan on 10th March 2024 for the same invention. When filing in India, which statement is correct? Okay, so he has filed in Germany on 1st February and later in Japan on 10th March for the same invention. So when filing in India, which statement is correct? So he must state that the German filing was the first application. Okay, he has to state, tell that this is the first application. I have not filed anything before this application. Okay, so this was 136.1. I have not covered section 135 subsection 3 because this is related to PCT, and for PCT related clauses we will have a separate class completely based on the PCT. Okay, now coming on to section 136 subsection 2. Okay, so this is also very simple. So it says when you file a convention application in India, you can include in your complete specification not only the invention you filed but also development, additions or improvement. So in the Patent Act for normal ordinary application, we file patent of addition for this. Okay, so what it says, suppose you are an inventor and you have filed a basic application in Japan for a solar panel with automatic sun tracking. Okay, on 1st January 2025. Okay, so before filing in India, you want to file in India, but you think that you have done some improvement in your application. So you have added some temperature control sensors to prevent overheating in this convention application. Okay, so on 1st December 2025, you file a convention application in India. So now the complete specification which you will file in India can include the original solar tracking system also and the new temperature control feature. So you can include improvements also in the period
in which you file in India. So both will become the part of the same invention. Okay, it's not like that ki you have not filed the improvement part, so you cannot add that in India. Yes, you can add it, no problem, but the applicant should be the same, and the applicant can include both in one Indian convention application under section 136 subsection 2, and it talks about you have the right to patent them. So section 6 talks about persons entitled to apply for patents. So if you are entitled to apply for patent, like if you are the inventor, assignee or legal representative, then you can for sure add this feature and file your invention with the original part and the improvement part in India, both in same patent. Okay. So let's do a question on this. Dr. Rohan filed a patent in Sweden on 5th February 2025 for a smart ceiling fan with motion sensors. Before filing in India, he added a voice control feature. He now files a convention application in India on 20th January 2026. Which statement is correct? So it says that Rohan has filed a patent in Sweden on 5th February 2025. Okay, and then he has improved his ceiling fan invention with voice control feature. So he has now filed convention application in India. So which statement is correct? So option B is correct. This Indian complete specification can include both the fan and voice control feature. Okay. So now coming to 136 subsection 3. So this is an important clause. It talks about post dating. Okay, so post dating, if all of you have got the idea of post dating we see in other two subsections also, in subsection 9 subsection 4, in 9 subsection 4, and in section 17 we see post dating concept, and in here 136 subsection 3, this is also post dating concept. So what is post dating? So post dating means you want to shift your priority date to some other date. In section 9 subsection 4, it says that if you have filed a provisional application and you want to file a complete specification, okay, you have filed your provisional specification and you want to file your complete specification. So there are two dates. First is your provisional specification date. Suppose I will give you simple examples, just note it down. I am explaining post dating concept. So it says 9 subsection 4. If you have filed a provisional specification and you have filed a complete specification. So for provisional specification you filed on 1st January 2025. And complete specification you filed on 1st December 2025. Just note down the dates. So it says that you can cancel your provisional specification and shift your priority date to the complete specification date. So your new priority date will be 1st December 2025. So here you can post date it up to the complete specification date. So 9 subsection 4 talks about a specific scenario in which you have filed a provisional also and you have filed a complete also, and you are now cancelling your provisional and shifting your priority date to the complete date. Okay. Then section 17 talks about the post dating concept. Here also it says if you have filed either a provisional or a complete. So here the situation is different. The situation is not like that you have filed a provisional also and you have filed a complete also. ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रोविजनल फाइल करी और फिर कंप्लीट फाइल करी, ऐसा सिनेरियो नहीं है. ठीक है. 9 सबसेक्शन 4 में क्या कॉन्सेप्ट था कि आपने पहले प्रोविजनल फाइल करी फिर कंप्लीट फाइल करी, तो आप अपनी प्रोविजनल को कैंसिल करा दो और अपनी प्रायोरिटी डेट को कंप्लीट वाली डेट तक आप ले जा सकते हैं. तो ये हो गई पोस्ट डेटिंग, आपकी प्रायोरिटी डेट आगे बढ़ गई. सेक्शन 17 में जो पोस्ट डेटिंग का कॉन्सेप्ट है वहां पे ऐसा नहीं है कि आपने प्रोविजनल भी फाइल करी है और कंप्लीट भी फाइल करी है. दोनों एप्लीकेशंस आपने फाइल नहीं की हैं, या तो आपने प्रोविजनल की है या तो आपने कंप्लीट की है. तो वो ये बोल रहे हैं कि आप मैक्सिमम 6 मंथ्स की पोस्ट डेटिंग करवा सकते हो सेक्शन 17 के अंदर. ठीक है, मींस अगर आपने 1 जनवरी 2025 को प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल की है तो आप 6 महीने उसको आगे बढ़वा सकते हैं, या फिर आपने 1 जनवरी 2025 को कंप्लीट फाइल की है तो भी आप उसको 6 महीने आगे बढ़वा सकते हैं.
सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है पोस्ट डेटिंग का सेक्शन 9(4) और 17 में। अब 136(3) में क्या है पोस्ट डेटिंग का कॉन्सेप्ट, वो ये बोल रहे हैं कि आप कन्वेंशन एप्लीकेशन को पोस्ट डेट तो करवा सकते हैं, बट आप 12 मंथ पीरियड से ज्यादा पोस्ट डेटिंग नहीं करवा सकते। देखो बहुत ही बेसिक सी बात है। बेसिक सी बात ये है कि कन्वेंशन एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट टू प्रायोरिटी पे बेस्ड है कि आप जैसे अगर आप फाइल करते हैं 1 जनवरी 2025 को, तो आपको इंडिया में फाइल करना होगा टिल 1 जनवरी 2026। सपोज करिए आपने इंडिया में पहले ही फाइल कर दिया, आपने इंडिया में 1 दिसंबर 2025 को ही फाइल कर दिया, तो जो आप मैक्सिमम पोस्ट डेट करवा सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को आगे बढ़वा सकते हो, वो आप 1 जनवरी 2026 तक ही बढ़वा सकते हैं। ठीक है, मींस आप जो आपका 12 महीने का पीरियड है, आपकी जो पोस्ट डेटिंग है वो उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि आपने इंडिया में फाइल किया 1 दिसंबर 2025 को और बेसिक एप्लीकेशन थी आपकी 1 जनवरी 2025 वाली, तो वही सेम एग्जांपल है जो मैं दे रहा हूं कि अगर आप कंट्रोलर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको पोस्ट डेट कर दीजिए 15 जनवरी 2026 को, तो आपकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि 15 जनवरी 2026 को तो आप 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन को क्रॉस कर गए, तो ये तो कन्वेंशन एप्लीकेशन 12 महीने के बाद हो रही है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप कन्वेंशन एप्लीकेशन को सिर्फ और सिर्फ 12 महीने तक के अंदर के पीरियड में ही पोस्ट डेट करवा सकते हैं, अगर आपने 12 महीने से पहले फाइल कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप 12 महीने के बाद उसको पोस्ट डेट करवाएंगे तो आप अपनी प्रायोरिटी डेट को खो देंगे और आपकी नई प्रायोरिटी डेट वो हो जाएगी जिस दिन आपने पोस्ट डेट करवाया है। ठीक है, तो इसको हम एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मिस्टर देव हैज फाइल्ड हिज पेटेंट एप्लीकेशन इन जापान ऑन 10th March 2025. He then filed a convention application in India on 1st February 2026. So later he requests the controller to post date the Indian filing to 20th March 2026. तो ये संभव नहीं है क्योंकि मिस्टर देव ने अपनी एप्लीकेशन 10th March 2025 को फाइल की है, तो वो मैक्सिमम जो पोस्ट डेटिंग जा सकते हैं वो 10th March 2026 तक ही जा सकते हैं, और इंडिया में उन्होंने 1 फरवरी को फाइल कर दिया, तो वो मैक्सिमम पोस्ट डेटिंग करवा सकते थे 10th March 2026 तक की, तो ये रिक्वेस्ट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन मिस निशा filed her basic application in Italy on 5th April 2024 and her Indian convention application on 10th March 2025। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लीगली वो किस डेट तक पोस्ट डेट करवा सकते हैं विदाउट लूजिंग द प्रायोरिटी, तो क्योंकि उन्होंने 5th अप्रैल 2024 को फाइल किया है तो वो पोस्ट डेटिंग करवा सकते हैं मैक्सिमम अप टू 5th अप्रैल 2025। ओके, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम लोग देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रायोरिटी डेट ऑफ अ क्लेम। तो देखिए प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होती है, आपकी अर्लीस्ट फाइलिंग डेट होती है, ठीक है, इन इंडिया और अब्रॉड, जिससे कि आपकी पूरी एप्लीकेशन की प्रायोरिटी क्लेम होती है। ये एक सिंगल डेट होती है जो कि आप अपनी बेसिक एप्लीकेशन की डेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने यूएस में फाइल किया 1 जनवरी 2025 को, तो आपकी जो प्रायोरिटी डेट हो गई पूरी एप्लीकेशन की वो 1 जनवरी 2025 हो गई। इसी डेट से 12 महीने आपके काउंट होंगे, और इसी डेट के पहले या इस डेट के बाद का अगर कोई भी पब्लिकेशन होगा तो वो आपके अगेंस्ट यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट प्रायोरिटी डेट ऑफ अ क्लेम ये एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। इसमें ये बोला जाता है, जैसे हमने सेक्शन 11 के अंदर भी पढ़ा था, प्रायोरिटी डेट ऑफ अ क्लेम। ओके, तो प्रायोरिटी डेट ऑफ अ क्लेम का कॉन्सेप्ट क्या है कि हर क्लेम की भी अपनी एक प्रायोरिटी डेट होती है। हर क्लेम की प्रायोरिटी डेट वो नहीं होती जिस दिन वो क्लेम लिखा जाता है, क्योंकि क्लेम तो आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में एक साथ ही सबमिट करते हो, बट क्लेम की प्रायोरिटी डेट वो होती है जिस दिन वो क्लेम पहली बार डिस्क्लोज हुआ। तो अगर हम सेक्शन 11 के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करें तो सेक्शन 11 ये कहता था कि प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम वो डेट होती है, जैसे सपोज करिए आपने पहली प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करी, एकदम सिंपल से समझते हैं, आपने पहली प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करी, फिर आपने दूसरी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करी, तो पहली प्रोविजनल के अंदर आपने कुछ कंटेंट डिस्क्लोज किया जो कि जाके आपका फर्स्ट क्लेम बनेगा when you will file your complete specification। देन आपने सेकंड प्रोविजनल में कुछ ऐसा कंटेंट लिखा है जो कि आपका सेकंड क्लेम बनेगा इन योर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो पहले क्लेम की प्रायोरिटी डेट वो होगी जब आपने पहली बार प्रोविजनल फाइल करी थी, और दूसरे क्लेम की प्रायोरिटी डेट वो होगी जब आपने दूसरी बार प्रोविजनल फाइल करी थी। तो यहां पे भी अब अगर कन्वेंशन एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो मान लेते हैं आपने क्लेम 1 लिखा है सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का और उसको यूएस में डिस्क्लोज किया। ठीक है,
जरूरी नहीं है कि आप क्लेम में ही डिस्क्लोज करो, आप अपने स्पेसिफिकेशन में भी डिस्क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने जैसे मैंने बताया ना कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में जो कंटेंट लिखा था वही जाके पहला क्लेम बन गया, और दूसरी प्रोविजनल का डेटा सेकंड क्लेम में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों क्लेम्स आपने दिए तो एक ही दिन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाले दिन, बट दोनों क्लेम्स की प्रायोरिटी डेट अलग अलग है। पहले क्लेम की वो है जिस दिन पहली बार प्रोविजनल में उसको डिस्क्लोज किया था, और दूसरे क्लेम की वो है जिसमें दूसरी बार उसको डिस्क्लोज किया था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो आपकी इंडियन एप्लीकेशन है वो इंक्लूड कर रही है क्लेम 1, जिसमें सोलर ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि आपने यूएस में डिस्क्लोज किया 1 जनवरी 2025 को, और दूसरी एप्लीकेशन है क्लेम 2, टेम्परेचर कंट्रोल सेंसर, जो कि आपने बाद में इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, मींस आपने उसको एज अ इम्प्रूवमेंट एड ऑन कर लिया। ठीक है, तो क्लेम 1 की प्रायोरिटी डेट वो हो गई जब क्लेम 1 पहली बार डिस्क्लोज हुआ, यानी कि 1 जनवरी 2025, और क्लेम 2 की प्रायोरिटी डेट वो हो गई जब क्लेम 2 पहली बार डिस्क्लोज हुआ, यानी कि 1 दिसंबर 2025। ओके, तो आप की एप्लीकेशन में हर क्लेम की प्रायोरिटी डेट अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो यही है सेक्शन 137 मल्टीपल प्रायोरिटीज। यहां पे बोल रहा है कि अगर एक इन्वेंटर फाइल कर रहा है दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस को अब्रॉड जो कि सेम इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट पे लिंक हैं, जैसे कि एक स्मार्ट वॉच है, आपने फाइल किया जापान में विद हार्ट रेट मॉनिटर, ओके, और जर्मनी में आपने फाइल किया ऑन डिफरेंट डेट स्मार्ट वॉच विद ब्लड ऑक्सीजन सेंसर, तो दोनों एक ही बंदे ने फाइल की, एक ही एप्लीकेंट ने फाइल की, और दोनों में एक में हार्ट रेट मॉनिटर है, एक में ब्लड ऑक्सीजन सेंसर है, तो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो जो हार्ट रेट वाला स्मार्ट वॉच का क्लेम है उसकी फाइलिंग डेट है 1 जनवरी 2025। तो अगर मान लीजिए आगे चल के ये क्लेम्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो वही बात सेक्शन 137(2) में बताई गई है। तो प्रायोरिटी डेट जो फर्स्ट क्लेम के लिए होगी, मान लीजिए ये दो क्लेम्स बन गए आपके, तो फर्स्ट वाले क्लेम की प्रायोरिटी डेट होगी 1 जनवरी 2025 जिसमें स्मार्ट वॉच विद हार्ट रेट मॉनिटर है, और दूसरे वाले की प्रायोरिटी डेट होगी 1 मार्च 2025 जिसमें SpO2 यानी कि ब्लड ऑक्सीजन सेंसर है। तो आप यहाँ पे अपनी दोनों प्रायोरिटी डेट को क्लेम कर सकते हैं। मींस हार्ट रेट मॉनिटर के लिए प्रायोरिटी डेट 1 जनवरी से काउंट होगी, और ब्लड ऑक्सीजन सेंसर के लिए प्रायोरिटी डेट 1 मार्च से काउंट होगी। इससे फायदा ये होगा कि अगर 1 मार्च के बाद कोई ब्लड ऑक्सीजन सेंसर को क्लेम कर रहा है तो आप उसका अपोज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रायोरिटी डेट है। ओके, और इस केस में ये बात आपको पहले भी पता है कि जो 12 मंथ्स काउंट होते हैं अगर आपको कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करनी है तो वो अर्लीस्ट फाइलिंग से होते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको याद रखना है कि हर क्लेम की अपनी अलग प्रायोरिटी हो सकती है अगर वो जिस दिन डिस्क्लोज किया गया। अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि डिस्क्लोज करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्टर आदित्य फाइल्ड अ पेटेंट इन फ्रांस ऑन 1 फरवरी 2025 फॉर अ स्मार्ट रेफ्रिजरेटर विद टेम्परेचर सेंसर एंड अनदर इन इटली ऑन 1 अप्रैल 2025 फॉर अ स्मार्ट रेफ्रिजरेटर विद एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। ही फाइल्स अ सिंगल कन्वेंशन एप्लीकेशन इन इंडिया ऑन 10 जनवरी 2026। तो ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा कि वो दोनों प्रायोरिटीज को क्लेम कर सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर वाली प्रायोरिटी क्लेम कर सकते हैं 1 फरवरी 2025 से, और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम वाली प्रायोरिटी क्लेम कर सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, सो डॉक्टर रीना फाइल्ड 2 एप्लीकेशंस अब्रॉड, वन इन स्पेन ऑन 15th जनवरी 2024 एंड अनदर इन बेल्जियम ऑन 20th फरवरी 2024, both for parts of one smart irrigation invention. She now wants to file in India claiming both the priorities. By what date must she file her convention application? So यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर चैट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि वो दोनों को क्लेम करना चाहती हैं। शी नाउ वांट्स टू फाइल इन इंडिया क्लेमिंग बोथ द प्रायोरिटीज। तो आप किस डेट तक इंडिया में फाइल कर सकती हैं? फ्रॉम द फर्स्ट फाइलिंग, सो 15 जनवरी 2025 ऑन और बिफोर 15 जनवरी 2025, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, so next question is Mr. Nakul filed in Netherlands on 10th March 2025 for a smart door lock with fingerprint access, and in Sweden on 1st May 2025 for an added facial recognition feature. ओके, तो उन्होंने इन दोनों के लिए एक सिंगल कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल कर दी इंडिया में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो फिंगरप्रिंट वाला क्लेम है उसकी प्रायोरिटी 10 मार्च से काउंट होगी, और फेशियल रिकॉग्निशन की प्रायोरिटी 1 मई से काउंट होगी। ठीक है,
सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि डिस्क्लोज्ड का मतलब क्या है। कि अगर मैं बोल रहा हूं कि उस क्लेम की प्रायोरिटी डेट वो होगी जिस दिन वो डिस्क्लोज हुआ, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि या तो उस क्लेम में जो भी लिखा है वो आपने अपनी इन्वेंशन में क्लेम कर रखा हो। जैसे आपने क्लेम्ड में लिख रखा है स्मार्टफोन कंप्राइजेज अ सेंसर, तो इसका मतलब क्या है कि स्मार्टफोन कंप्राइजेज अ सेंसर। आपने ये जो बात जिस दिन क्लेम करी है, जिस दिन लिखी है, सपोज करिए 1 जनवरी 2025 को ये बात फाइल करी, तो स्मार्ट पेन विद अ सेंसर या स्मार्ट पेन कंप्राइजेज अ सेंसर, ये वाला जो क्लेम है इसकी प्रायोरिटी वही हो गई जिस दिन आपने इसको क्लेम किया। ठीक है, तो इसको माना जाएगा कि ये फीचर डिस्क्लोज हो गया है। ठीक है, या फिर अगर आपने यही चीज मान लीजिए किसी स्पेसिफिकेशन में लिख दी इसी पेटेंट की, मान लीजिए इसी स्मार्ट पेन के स्पेसिफिकेशन में आपने लिख दिया माइक फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो, तो अगर आप बाद में माइक को एज अ क्लेम बनाना चाहो, माइक को एज अ क्लेम बनाना चाहो, बोलो कि माइक में जो ये जो लिखा हुआ है ये मेरा क्लेम नंबर 2 बनेगा, तो आप ये कर सकते हो क्योंकि आपने ये अपने स्पेसिफिकेशन में डिस्क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी डिस्क्लोजर माना जाएगा। यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि किस चीज को डिस्क्लोजर माना जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि क्लेम की प्रायोरिटी डेट वो होती है जिस दिन वो डिस्क्लोज होता है, तो किस चीज को डिस्क्लोजर माना जाता है? तो अगर आप अपने क्लेम में लिख दो तो डिस्क्लोजर माना जाएगा, अगर आप अपने स्पेसिफिकेशन में लिख दो तब भी डिस्क्लोजर माना जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में अगर आपने कोई चीज लिखी है आगे जाके वो क्लेम बन जाएगी, तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन आपने जिस दिन दी ना वही उस क्लेम की प्रायोरिटी डेट बन जाएगी। ठीक है, या फिर सपोज आपने कोई भी इन्वेंशन दिया और उससे रिलेटेड कोई टेस्ट रिपोर्ट आपने फाइल कर दी। ठीक है, जैसे कि कोई टेस्टिंग से रिलेटेड डेटा है, कोई फाइल है जो कि आप क्लेम्स में नहीं लिख सकते हो, बट आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ वो एनेक्शर या फिर टेस्ट रिपोर्ट फाइल कर दी। ठीक है, तो वो आपने डॉक्यूमेंट सेम डे फाइल किया और उसके अंदर कोई ऐसा फीचर है जिसको आप बाद में क्लेम करना चाहते हो, जो बाद में क्लेम बन जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट वो टेस्ट रिपोर्ट आपको सेम डे फाइल करनी है। ठीक है, okay, so you have to file at the same time abroad plus you have to submit it to the Indian Patent Office। अच्छा, अब क्या चीज डिस्क्लोजर नहीं मानी जाएगी? मान लीजिए आपका पेटेंट है और उसमें आपने प्रायर आर्ट या बैकग्राउंड में लिख दिया कि ये ओल्ड सेंसर है, ये ऑलरेडी नोन है, तो अब आप इस चीज को आगे जाके अपने क्लेम में ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बात डिस्क्लोज नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो आपने अपने बैकग्राउंड में लिखा हुआ था। ठीक है, और अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, जो मैंने थर्ड पॉइंट में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात बताई, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करना है वो आपको सेम डे करना है। अगर आप बाद में सबमिट कर रहे हो एक वीक बाद, तो उसके अंदर जो भी मैटर है उसको आप क्लेम नहीं कर पाओगे, वो चीज डिस्क्लोज्ड नहीं मानी जाएगी। और अगर वो एनेक्शर या फिर टेस्ट रिपोर्ट इंडिया में आप फाइल ही नहीं कर रहे हो आके, तो भी वो डिस्क्लोजर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस किस पे बेस्ड थे, ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड था? ये इसी पे बेस्ड था कि हर क्लेम की अपनी एक प्रायोरिटी डेट होती है। वो प्रायोरिटी डेट वो होती है जिस दिन वो पेटेंट डिस्क्लोज, जिस दिन वो क्लेम डिस्क्लोज होता है। हर क्लेम की अपनी प्रायोरिटी डेट होती है जिस दिन वो क्लेम डिस्क्लोज होता है। तो क्लेम को डिस्क्लोज होना किसको माना जाता है? तो क्लेम को डिस्क्लोज होना माना जाता है अगर वो चीज क्लेम में लिखी हो, अगर वो पेटेंट की स्पेसिफिकेशन में लिखी हो, या फिर वो सेम डे फाइल की गई हुई रिपोर्ट में लिखी हो। ठीक है, तो आप इस पे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि डिस्क्लोजर किसको माना जाता है। तो यहां पे कह रहा है Mr. Ishan filed a basic patent in France for a smart keyboard. The main specification claims a pressure sensitive key design. Okay, so can this feature be used for claiming priority in India? बिल्कुल आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये फीचर जो है वो आपके क्लेम में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस मीरा फाइल्ड अ बेसिक एप्लीकेशन इन कनाडा ऑन 10th June 2024 for smart earphones. Okay, on the same day she also submitted a test report on the device noise cancelling feature. When filing in India she forgot to include that report. तो अब यहाँ पे आप प्रायोरिटी क्लेम नहीं, अब मान लीजिए आप नॉइस कैंसिलिंग फीचर की प्रायोरिटी क्लेम करना चाहते हैं, इसको आप क्लेम बनाना चाहते हैं, इसको आप बोल रहे हैं कि ये भी मेरे क्लेम में ऐड होगा। ठीक है, तो आप इसको क्लेम नहीं, इसकी प्रायोरिटी को क्लेम नहीं कर सकते। मतलब कि अगर नॉइस कैंसिलेशन फीचर कोई और क्लेम करेगा तो अब आप उसको रोक नहीं पाएंगे। अगर आपने जब इंडिया में फाइल किया तो वो टेस्ट रिपोर्ट जिसमें नॉइस कैंसिलेशन फीचर के बारे में बताया गया था उसको अगर आपने इंक्लूड नहीं किया तो यू कैन नॉट डू दिस। सो ऑप्शन
B is correct. Dr. Rohit's German basic application describes an old chip design only to say this is prior art. तो यहाँ पे old chip design ने ये बता दिया गया है कि ये prior art है और ये claimed invention का part नहीं है, तो इसको आप claim नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने तो बोल दिया कि ये तो prior art है. Okay, so here option B is correct. Then next question is Mr. Arun filed a basic patent in Italy on 1st March 2025 for a smart home hub. He submitted a user interface prototype report 1 week later on 8th March 2025. He now claims that prototype as part of his Indian convention application. तो यहाँ पे वही प्रोटोटाइप हो, रिपोर्ट हो, एनेक्शर हो, अगर आप उसमें लिखे हुए डेटा को क्लेम करना चाहते हो, प्रायोरिटी क्लेम करना चाहते हो उसकी, तो वो डेटा आपको सेम डे सबमिट करना. अगर आप एक वीक बाद करोगे तो नहीं होगा. सो ये एलिजिबल नहीं है प्रायोरिटी के लिए. इसका ऑप्शन बी है बिकॉज इट वॉज नॉट फाइल्ड एट द सेम टाइम एज द बेसिक एप्लीकेशन. Okay, so now coming on to section 138 supplementary provisions as to convention application. तो 138(1) में क्या बोला जा रहा है कि जब भी आप कोई भी कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं इंडिया में, तो कंट्रोलर साहब जो हैं वो आपसे अपनी बेसिक एप्लीकेशन की कॉपीज मांग सकते हैं, यानी कि जो अभी आपके स्पेसिफिकेशन है, जो भी आपके डिटेल डिस्क्रिप्शन है, सारा डेटा जो है उनकी कॉपीज आपको चाहिए और वो कॉपीज मांग सकते हैं और वो कॉपीज प्रॉपरली वेरीफाइड होनी चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए. ठीक है, तो सपोज आपने जर्मनी में एक पेटेंट फाइल किया स्मार्ट सोलर विंडो पैनल्स का और then you filed a convention application in India on 1st February 2026 from claiming priority from that. Okay, एक साल के अंदर किया है, कर सकते हैं. तो कंट्रोलर साहब आपसे वेरीफाइड कॉपीज मांग लेंगे जर्मन एप्लीकेशन की, तो आपको ये सर्टिफाइड कॉपीज देनी पड़ेंगी विद इन द डेडलाइन, और इसकी डेडलाइन होती है रूल 121 के हिसाब से 3 मंथ्स. जब भी कंट्रोलर साहब आपसे मांगेंगे उस कम्युनिकेशन डेट के 3 मंथ्स के अंडर आपको अपने बेसिक फाइलिंग की कॉपीज को देना पड़ता है. 138(2) में बोल रहा है कि इफ योर फॉरेन बेसिक एप्लीकेशन और एनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट इज नॉट इन इंग्लिश, अगर आपका सपोज यू हैव फाइल्ड इन चाइना और आपकी पेटेंट एप्लीकेशन चाइना में है, चाइनीज लैंग्वेज में है, तो आपको एक इंग्लिश ट्रांसलेशन देना पड़ता है जो कि वेरीफाइड होना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसलेशन होना चाहिए विद एफिडेविट. ओके, कंट्रोलर के सेटिस्फेक्शन के लिए. ओके, सो सपोज मिस्टर राहुल ने अपनी बेसिक एप्लीकेशन फाइल की फ्रांस में ऑन 1 अप्रैल फ्रेंच लैंग्वेज में, उन्होंने फिर कन्वेंशन एप्लीकेशन इंडिया में फाइल की, तो कंट्रोलर एक रिक्वेस्ट इशू कर सकते हैं कि प्लीज फर्निश अ वेरीफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच स्पेसिफिकेशन. ओके, so you have to submit it. If you will not submit it, then priority can be refused. Then it talks about 138 subsection 3. तो 138 4 5 और 6 ये हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये पीसीटी से रिलेटेड है. ठीक है, तो 138 3 में क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई भी प्रायोरिटी डेट है पहले से बेसिक एप्लीकेशन की और आप कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो कंट्रोलर साहब जो हैं वो सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि जो आपकी प्रायोरिटी डेट है वो एग्जैक्ट सेम है या नहीं. सपोज करिए आपने यूएस में फाइल किया 1 जनवरी 2025 को और इंडिया में लेटर ऑन फाइल किया 1 दिसंबर 2025 को. ठीक है, एक साल के अंदर किया, कर सकते हैं. तो कंट्रोलर साहब जो हैं वो आपसे आपकी जो बेसिक एप्लीकेशन की डेट थी उसका प्रूफ मांग सकते हैं. ठीक है, तो कंट्रोलर कैन आस्क फॉर प्रूफ ऑफ यूएस फाइलिंग. तो आप प्रूफ कैसे दोगे कि हाँ मैंने यूएस में 1 जनवरी 2025 को ही फाइल किया था, तो आप प्रूफ दोगे अपने यूएस पेटेंट ऑफिस के हेड का एक सर्टिफिकेट आप लाके दे देंगे जिसमें उन्होंने लिखा होगा कि हाँ ये 1 जनवरी 2025 ही इनकी प्रायोरिटी डेट है. ओके, सो यू हैव टू गिव इट. Okay, so let's see questions on this. So the question says Mr. Keshav filed his patent application, his basic application in Japan on 10th February 2025 and later filed a convention application in India on 1st January 2026. The controller asked him to furnish verified copies of his Japanese specification. तो आप ये कब तक कर सकते हैं? Within 3 months from the controller's communication date. Then Ms. Divya filed in Italy 1st April 2025 and later in India 1st March 2026. The controller requested verified copies of the Italian application but she failed to submit them within the deadline. What happens to her priority claim? So जब भी आपसे सर्टिफाइड कॉपीज मांगी जाएंगी तो आपकी देनी पड़ेंगी, आपको कॉपीज देनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपकी प्रायोरिटी रिफ्यूज हो जाएगी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. डॉक्टर समीर फाइल्ड हिज बेसिक पेटेंट इन फ्रांस ऑन 15th May 2025 इन फ्रेंच. सो इस क्वेश्चन में ट्रांसलेशन की बात कर रहा है, तो आपको एक उन्होंने जो ट्रांसलेशन सबमिट किया है वो अनवेरीफाइड ट्रांसलेशन है. ठीक है, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? इट विल बी rejected because it's not verified. Okay,
Then last question, Mr. Abhay filed his first application in Canada on 5th March 2025 and filed a convention application in India on 25th February 2026 claiming Canadian priority. The controller asks for proof. तो आपको proof देने के लिए कि कनाडा में मैंने 5th मार्च 2025 को फाइल की थी, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हेड ऑफ कैनेडियन पेटेंट ऑफिस का. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एन एप्लीकेंट फेल्स टू सबमिट सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ द फॉरेन फाइलिंग डेट, व्हाट हैपेंस? अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ नहीं दिया फॉरेन फाइलिंग का तो क्या होगा बताइए. तो जो कंट्रोलर साहब हैं वो जिस दिन आप एक्चुअल में इंडिया में फाइल कर रहे हो उसको ही आपकी प्रायोरिटी डेट मान लेंगे. एप्लीकेशन रिफ्यूज नहीं होगी बट आपकी प्रायोरिटी डेट नहीं मिलेगी अगर आप प्रायोरिटी डेट का प्रूफ नहीं देते. सपोज आपने 1 जनवरी 2025 को फाइल किया यूएस में और आपने 1 दिसंबर 2025 को इंडिया में फाइल किया. जब आपसे प्रूफ मांगा गया कि आपने 1 जनवरी 2025 को यूएस में फाइल किया, वहां का मुझे प्रूफ ला के दो कि आपने फाइल किया भी था या नहीं, आपने प्रूफ नहीं दिया, तो अब आपकी प्रायोरिटी डेट वही हो जाएगी जिस दिन आप इंडिया में फाइल कर रहे हो, 1 दिसंबर 2025. Okay, so this is the last concept, section 139. It says except for the special rules given in this chapter, यानी कि सेक्शन 133 से लेकर 138 में जो भी रूल्स दिए गए हैं उसमें जितने भी प्रोविजंस हैं कन्वेंशन एप्लीकेशन या फिर कन्वेंशन एप्लीकेशन से के बाद जो पेटेंट ग्रांट होता है वो सारे अप्लाई होंगे जैसे ऑर्डिनरी एप्लीकेशन पे अप्लाई होते हैं. मींस कन्वेंशन एप्लीकेशन कोई सेपरेट टाइप का पेटेंट नहीं है, उसको भी सेम प्रिविलेजेस मिलते हैं जैसे कि claiming foreign priority within 12 months like एग्जामिनेशन, ऑपोजिशन, ग्रांट, जो भी प्रोसीजर एक ऑर्डिनरी एप्लीकेशन के साथ होता है वही सारा प्रोसीजर एक कन्वेंशन एप्लीकेशन के साथ होता है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आपको पेरिस कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पीसीटी रूट फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन ऐसे ही इन डिटेल, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे कंबाइंड फॉर दीज टू टॉपिक्स. ओके, थैंक यू.